जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय हिंदी का कक्षा 9वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई की, शूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की। तो ये रचना जो है ये है चंदबरदाई की रचना है। किसकी है? चंदबरदाई की है। इसके बाद है कुटज किस विधा की रचना है? तो कुटज किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लल्लूलाल रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो ये जो विनय पत्रिका की भाषा है वो क्या भाषा है? वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषता है। तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषता है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सदियों एवं रूढ़ियों के बाह्य आडंबर का विरोध। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो होते हैं वो रूढ़ियों के बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, रसखान की है, केशवदास की है। तो ये जो रचना है ये है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? सूफी काव्यधारा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ पर जो सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है वो कहलाती है कृष्णाश्रयी शाखा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें है आपका वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचाने हर्ष जनु निधि पहचाने में छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। क्या हो जाएगा, चौपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, केकी रव की नुपुरे ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विग समास है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उठाया जा रहा है, उसका विद्यालय कहाँ है। अगर प्रश्न उठाया जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा। क्या लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इसके बाद है, माथा का तद्भव रूप है। तो माथा का तद्भव रूप है भाल, मस्तक, सिर, तिलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तक। क्या हो जाएगा, मस्तक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मस्तक। इसके बाद है, अंबु, तोय, नीर आदि कहलाते हैं। प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहलाते हैं पर्यायवाची, यानी कि अंबु, तोय, नीर सभी जल के पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, महाऋषि में संधि है। वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा गुण संधि, यानी महाऋषि में कौन सी संधि है, तो महाऋषि में गुण संधि है। इसके बाद है, चतुर्थी विभक्ति का रूप है। हरे, हरिणा, हरे, हरिम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हरे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, गच्छतु रूप किस लकार का है। लोट लकार का, ललकार का, विधिंग लकार का, लट लकार का। तो ये है लोट लकार का, किसका है, लोट लकार का है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इनको कवर कर लिया है। ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लीजिए। साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमें वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर पद्यांश दिया जाता है, उस पद्यांश को आपको पढ़ना होता है, उस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाठ व लेखक का नाम। तो ये लिया गया है मंत्र से। किससे लिया गया, मंत्र से लिया गया है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद हैं। और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, समाज था यहाँ तक की। इसके बाद है, प्रकृति पर कैसी चांदनी छाई हुई थी। तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है, आप दूसरा कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगल में शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है गुरु नानक देव। क्या है, गुरु नानक देव। और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है, व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश से पढ़ के देने होंगे। इसके बाद है, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर पद्यांश दिया जाता है, यानी कि आपके जो काव्यखंड होगा
उससे आपकी 2-4 लाइनें दी जाएंगी, उसको आपको पढ़ना होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है कि आपको कवि का नाम बताना है और उसके जो पाठ का नाम है उसको बताना है। तो ये पाठ का जो नाम है वो नाम है साखी। क्या है? साखी। और इसके जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास हैं। रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है तो ये लाइन रहेगी आपकी। अथवा में आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है, ठीक है, इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बाद पद्यांश के पाठ व कवित्री का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर पाठ तो जो पाठ हो जाएगा वो पद हो जाएगा और कवित्री हो जाएंगी मीरा जी। कौन हो जाएंगी? मीराबाई। हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इसकी 2 लाइनें रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। कोई भी पद्यांश आ सकता है, आपको पद्यांश आपके बुक के पता होने चाहिए। आपको हम यहाँ पर पैटर्न बता रहे हैं तो पैटर्न को आपको समझना है, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाता है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ के साथ में। अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। तो 2 दिए जाते हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना होता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। ये आपको 2 श्लोक दिए गए, 2 श्लोक में से आपको कोई एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होगी। इसके बाद है दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा नए मेहमान एकांकी का सारांश संक्षेप में लिखिए। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है? कोई एक करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न है। तो छठे प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों लेखक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आप किसी एक का तैयार कर लीजिए, 100% एक आपका फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा दिया गया है। खा में देखिए क्या कहा गया है? निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। कबीरदास, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से आप कोई एक तैयार कर लीजिए, 100% आपको एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है 7वां प्रश्न। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक तो आपको पक्का याद होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में ना आए उससे कोई छोटा आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको 2 नंबर तो पक्के मिलते हैं, ये तो कंपलसरी ही आएगा और अपनी मर्जी से लिखना होता है। इसके बाद है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कलेजा ठंडा होना मतलब कि शांति होना, चिराग तले अंधेरा होना। इसका मतलब है कि जो दूसरे को उपदेश देता है स्वयं उस अच्छा आचरण नहीं करता है। एक पंथ 2 काज, इसका मतलब है कि एक काम के साथ 2 लाभ होना। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। यानी कि आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में क्या करना है? किसी 2 वाक्यों को आपको चूज करना है, उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद है शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अस्वस्थ होने पर प्रधानाचार्य को 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9th का हिंदी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हमने आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।